Good afternoon. Welcome to class of Itihas. I am Simran Lamba and today we are going to study the last topic of the series pastoralism and nomadism, and our topic will be society and economy. Throughout the history जो nomadic way of life था बहुत ही barbaric way of life माना जाता था, इतना कि जो settled civilizations और societies थी वो इस way of life को natural disaster के साथ compare करके देखते थे. हमने मिडिल एजेस में ये देखा कि हंस और मंगोल्स यूरोप और एशिया में जब एक्सपैंड करते हैं तो उन्होंने सिविलाइजेशन के सारे सिंबल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए अपना एक्सपेंशन किया और उन्होंने अपनी एक सेवेज और बार्बरिक इमेज को रीइंफोर्स करके अपना रूल इस्टेब्लिश किया. कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स की रिसर्चेस के बाद और उनकी डिटेल्ड स्टडी के बाद हमें ये पता चलता है कि दिस इज़ नॉट इट. नोमैडिक वे ऑफ लाइफ सिर्फ सेवेजरी और बारबेरियनिज्म से तो रिलेट नहीं किया जा सकता. इनकी लाइफ को हम इनके नेचुरल सोशल कल्चर के साथ जोड़कर भी देखते हैं. आज हम उसी कल्चर, उसी सोसाइटी और उनकी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे. कई आर्कियोलॉजिस्ट्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स की रिसर्चेस के बाद और उनकी डीप इंसाइटफुल स्टडीज़ के बाद हमें ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि नोमैड्स की लाइफ सिर्फ सैवेजरी और बारबेरियनिज्म के साथ ही लिंक करी जाए. ये जो नोशन था इन रिसर्चेस के बाद चेंज होता है और हमें आज ये पता चलता है कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ और भी था, जैसे कि इनकी सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इनकी इकोनॉमी. और आज हम नोमैड्स की उसी वे ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कशन करेंगे. हिस्टोरिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशंस, इन सब को छोड़कर नोमैडिक लाइफ की जो स्टडी है वो प्रेजेंट डे लिविंग कल्चर्स के ऊपर भी बेस्ड है. ऑलमोस्ट हर नोमैडिक कम्युनिटी का एक बेसिक यूनिट है जिसको बोलते हैं हम फैमिली. उस फैमिली में एक मैन होता है, उसकी वाइफ होती है और उसके चिल्ड्रन. ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिलीज़ जो थी वो स्मॉलर ग्रुप्स क्रिएट करती थी जो कि एक साथ रहते भी थे और एक साथ मूव भी करते थे. कई ऐसे ग्रुप्स थे जिनका एक कॉमन एंसेस्टर था. दे वर कंसिडर्ड टू बी बिलोंगिंग टू द सेम क्लैन एंड द सेम लीनिएज. ऑलमोस्ट हर केस में जो एनिमल्स के हर्ड्स की जो ओनरशिप थी वो अनडिस्प्यूटेडली एक फैमिली के पास ही थी, लेकिन जो राइट टू पैस्चर्स था वो यूनिफॉर्म राइट नहीं था. कभी कभी ऐसा भी होता था कि कोई इंडिविजुअल फैमिली जो थी उसकी एक डिफाइंड टेरिटरी थी और कॉमन पैस्चर्स से अलग थी. इसका मतलब ये कि उस डिफाइंड टेरिटरी में कोई और फैमिली एंटर नहीं कर सकती. ऐसा हमने मंगोल्स के टाइम पर देखा जब मंगोल्स के चीफ्स और उनके एरिस्टोक्रेसी के पास एक डिफाइंड टेरिटरी थी एंड रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी लैंड वाज गिवन टू अदर कम्युनिटीज़. और एरिस्टोक्रेसी की टेरिटरी में कोई और फैमिली या कम्युनिटी एंटर नहीं कर सकती थी. दैट इज़ इट वाज रिजर्व्ड फॉर द चीफ्स ओनली. ये जो रिजर्व्ड टेरिटरी है ये ना सिर्फ लैंड बट वाटर रिसोर्सेज पर भी अप्लाई होती है. जो लाइफ स्टॉक की टेंडिंग और ब्रीडिंग थी ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी एक फैमिली के ऊपर होती थी. सो अकॉर्डिंग टू डाल एंड होल्ट अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंडेंट था एक फैमिली कितना बड़ा लाइफ स्टॉक ओन कर सकती थी. उन्होंने एक जनरल एस्टिमेट निकाला जिसके अकॉर्डिंगली एक फैमिली 50 to 64 हेड्स ऑफ लाइफ स्टॉक ओन कर सकती थी. लार्ज लाइफ स्टॉक ओन कर सकती थी जिसका मतलब है कैटल. या फिर उनके पास 28 एनिमल्स होंगे या फिर उनके पास मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्मॉल स्टॉक होगा. सो देयर वाज सर्टेन डिग्री ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, लेकिन कई केसेस में ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बहुत ज़्यादा डिफाइंड भी था. Now let's talk about the matrimonial relations. Nomadic culture में matrimonial relation उनके customary laws के ऊपर based थे. Monogamy dominant थी, लेकिन polyandry and polygamy was also prevalent in few communities. Cattle उनके customs और rights में बहुत ही important role play करती थी. Horns, tails, skins इनको अपनी body के ऊपर पहनना ये represent करता था कि cattle उनकी life में कितनी importance रखती है. Religious expression के तौर पर cattle का ritual sacrifice भी prevalent था. उनका स्टेपल डाइट था मीट, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद वेजिटेबल फूड. यहाँ तक कि कई कम्युनिटीज़ में ब्लड कंज्यूम करना भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था. ये ऐसा वो करते थे एनिमल को ब्लीड करके और ब्लड को स्टोर करके. एक कम्युनिकेशन नेटवर्क या फिर कह लो कि एक नेटवर्क ऑफ एक्सचेंज भी एग्जिस्ट करता था और वो एक्सचेंज नेबरहुड के सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट के साथ होता था. वो उनसे क्रॉप्स, नोमैड्स उनसे क्रॉप्स लेते थे और बदले में अपने एनिमल्स उनको दे देते थे. इट वाज अ बार्टर सिस्टम. इन कम्युनिटीज़ में शीप हेयर और दूसरे एनिमल्स के हेयर का ब्लैंकेट बनाना, रॉ वूल का एक्सचेंज करना ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था.
नोमैड्स का जो मटेरियल कल्चर था ये बहुत ही सिंपल था। वो ऐसे प्रोडक्ट्स कंज्यूम और प्रोड्यूस करते थे जो उनकी एक नोमैडिक वे ऑफ लाइफ के साथ मैच करती हो और उनको लिविंग में ईज प्रोवाइड करती है। इसलिए वुड एंड लेदर ये दोनों उनके प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे। स्टोरेज मटेरियल्स का जो एक्सचेंज था वो भी नेबरहुड के एग्रीकल्चरल और सेटल्ड कम्युनिटीज़ नोमैड्स को प्रोवाइड कर देते थे। सदर्न साइबेरिया और मंगोलिया की जो नोमैड्स थे उनके वे ऑफ लाइफ के बारे में वादन एम मेसन लिखते हैं कि नोमैड्स के वे ऑफ लाइफ में और उनकी सोशल साइकोलॉजी में बहुत बड़ा चेंज आया। इतना कि इन्होंने कोलैप्सिबल और ईजिली ट्रांसपोर्टेबल ड्वेलिंग्स भी बनानी शुरू कर दी थी। इन्होंने अपनी किचनवेयर और क्रॉकरी भी ईजिली ट्रांसपोर्टेबल कर दी थी। ये ज़्यादातर वुड और लेदर की बनी होती थी। इनकी क्लोथिंग में कई नई चीज़ें भी इन्होंने अडेप्ट करी और जो कि बहुत कॉमन यूज़ में भी आई, जैसे कि सॉफ्ट हीललेस शूज़, लॉन्ग वाइड ट्राउजर्स जो कि आज भी इन वोग है, एंड वेरी डेकोरेटिव बेल्ट प्लेट्स यूजुअली इंडिकेटिव ऑफ रैंक एंड प्रेस्टीज। ये जो डायनामिक और इन्वेंटिव स्टाइल ऑफ सीथो साइबेरियन नोमैड्स है, इन्होंने एक नया एस्थेटिक कैनन्स एस्टैब्लिश कर दिए थे। इनके वे ऑफ लाइफ में एक एनिमल स्टाइल आया जिसमें कि एनिमल्स को इस तरह डिपिक्ट किया जाता था कि वो फाइट कर रहे हैं, दे आर एंटवाइंड इन फियर्स स्ट्रगल। अब जब हम बात करेंगे नोमैड्स की इकोनॉमी की स्टेबिलिटी और उसके पोटेंशियल के बारे में, पैस्टोरलिज्म की जो बिगनिंग है वो इकोलॉजिकल जोन्स को एक्सप्लॉइट करने पर आई और ऐसे जोन्स एग्रीकल्चर के लिए इनिशियली सूटेबल नहीं थे, लेकिन लेटर ऑन इट प्रोवाइडेड फॉर फूड प्रोड्यूसिंग मोड ऑफ इकोनॉमी, वो भी एरिड और सेमी एरिड जोन्स में। और ये सर्वाइव भी इसलिए कर पाया क्योंकि इट वाज द मोस्ट एडवांटेजेस सिस्टम इन दोज जोन। इस पैस्टोरलिस्ट इकोनॉमी को एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी बनने में बहुत लिमिटेशंस थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बेस्ड थी एक सिंपल रिप्रोडक्शन के ऊपर और रिप्रोडक्शन भी एक सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज़ की। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इनोवेशन नहीं करी, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ हर्ड्स भी हुआ, इंटरब्रीडिंग भी हुई और इस वजह से नई प्रैक्टिसेस की वजह से फूड्स और एक्सचेंज की जो नीड्स थी उनको फुलफिल भी किया गया। लेकिन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना इतना आसान नहीं था और वो लिमिटेशंस बहुत ही प्रोनाउंस्ड थी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जो नोमैड्स हैं उनकी जो मोबिलिटी है वो सीज़न के ऊपर बेस्ड थी, वो नेचुरल डिज़ास्टर्स पे बेस्ड थी, वो इकोलॉजी की और उनके एनवायरनमेंट की कई वेरिएशंस के ऊपर बेस्ड थी। कई बार ऐसा भी होता था कि बारिशों में कैटल को डिसीज़ हो जाती थी, कई बारी वो जो उनका हैबिटेट था स्नो की वजह से लिवेबल ही नहीं रहता। तो इनकी जो इकोनॉमी है इसका एक इनबिल्ट फीचर ये था कि इनको अपने ग्रेन्स के लिए, अपने फूड की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए अदर नेबरिंग या सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट के साथ एक्सचेंज में रहना ही पड़ता था और उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना ही पड़ता था। ये जो इंटरडिपेंडेंस वाली बात थी, ये जो ट्रेड और एक्सचेंज वाली बात थी, ये पैस्टोरलिज्म में एक इनबिल्ट फीचर रहा। लेकिन फिर भी कई स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि पैस्टोरल कम्युनिटीज़ की जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी और सेल्फ डिपेंडेंस जो थी वो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट से कहीं ज़्यादा थी और शायद इसलिए ये बहुत डाइवर्स रीजन्स में स्प्रेड भी हो गए थे और हमें आज तक मिलते भी हैं। ऑन द अदर हैंड कई स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि पैस्टोरल्स जो थे वो बहुत ही अनस्टेबल कम्युनिटी थी, उनकी सेल्फ सफिशेंसी जो था उनका एक लैकिंग फीचर था और दे वर बाउंड टू स्टैग्नेट। सो हमारे पास दो कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़ ऑफ स्कॉलर्स तो हैं। अब हम देखते हैं कि खाजनॉफ का क्या कहना था। खाजनॉफ बोलते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो नोमैड्स हैं वो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते थे अगर एक आउटसाइड वर्ल्ड एग्जिस्ट ना करता, अगर एक नॉन नोमैडिक सोसाइटी एग्जिस्ट ना करती, अगर कोई और इकोनॉमिक सिस्टम, कोई डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम एग्जिस्ट ना करता। खाजनॉफ का मानना है कि ये जो आउटसाइड सोसाइटी है वो ना सिर्फ इस नोमैडिक सोसाइटी को एग्जिस्ट करने के लिए क्रूशल थी, बट आउटसाइड सोसाइटी अलाउ करती थी कि नोमैडिक सोसाइटी एग्जिस्ट करे। वो डिफरेंट रिएक्शंस जो कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इन अ वर्ड जो मल्टीफेसेटेड रिस्पॉन्स है, इट वाज अलाउड बाय द आउटसाइड सोसाइटी। इसलिए खाजनॉफ कहते हैं दैट इन हिज व्यू the important phenomenon of nomadism really consists of an indissoluble and necessary connection with the outside world. ये जो connection था ये indissoluble था, मतलब कि इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता।
और ये जो कनेक्शन था ये बहुत नेसेसरी भी था। बाय द आउटसाइड वर्ल्ड, काज़नॉफ मीन्स ऐसा वर्ल्ड जिसका इकोनॉमिक सिस्टम वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पैस्टोरल सिस्टम, जिसका सोशल सिस्टम वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पैस्टोरल सिस्टम। कई और स्कॉलर्स भी हैं जो ऐसा मानते हैं कि ये जो नोमैडिक वे ऑफ लाइफ है इसका ख़त्म होना, इसका डीके होना इस बात पे भी डिपेंडेंट है कि ये सेल्फ सफिशेंसी में लैक करते हैं। अब जब हमें इनके इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पता चल गया है तो लेट्स कंक्लूड कि जो पैस्टोरल नोमैडिज्म है इनका डीके होना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ये सेल्फ सफिशेंसी में लैक करते हैं। अगर ये सर्वाइव कर पाए तो वो सिर्फ इसलिए कि इनके आसपास नेबरिंग कम्युनिटीज़ जो थी वो सेटल्ड और सेडेंट्री सोसाइटीज़ की ही थी। रेगुलर रेड्स और प्लंडर इनके सर्वाइवल के कुछ मेथड्स थे, लेकिन अभी भी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अग्री अपॉन एनी ऑफ द वन व्यूज़ ऑफ द स्कॉलर्स, क्योंकि अभी भी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो अनस्टेबल और फ्रेजाइल हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी कम्युनिटीज़ हैं जो ये मैनेज कर पाई हैं कि उनकी इकोनॉमीज़ जो है वो फेयर अमाउंट ऑफ सक्सेस से कंटिन्यू होती रहें। तो हमने पूरी नोमैडिक एंड पैस्टोरल वे ऑफ लाइफ के बारे में ये पढ़ा कि कई स्कॉलर्स ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे रिगार्डिंग द बिगनिंग ऑफ पैस्टोरलिज्म, रिगार्डिंग द एंड रादर द डीके ऑफ पैस्टोरलिज्म। हमने उनकी सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंगली सुमेरियन सिविलाइजेशन अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी जो नोमैडिक थी, और ये एग्जिस्ट इसलिए कर पाई क्योंकि देयर वाज कम्युनिकेशन बिटवीन द सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट्स एंड द नोमैड्स। जो मोबिलिटी था वो नोमैड्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर था। इस मोबिलिटी की वजह से ही डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ जो नोमैड्स थे वो कांटेक्ट कर पाते थे, और एग्रीकल्चरिस्ट्स अपनी मेटल्स के लिए, अपने प्रेशियस स्टोन्स के लिए, लग्जूरियस थिंग्स की डिमांड के लिए नोमैड्स के ऊपर डिपेंड करते थे। इसका मतलब ये है कि जो नोमैड्स थे वो कई कम्युनिटीज़ के साथ रिलेशंस में थे, कांटेक्ट में थे, एंड हमें ये भी बात पता चलती है कि जो नोमैड्स थे ये ही थे जो नॉलेज की डिफ्यूजन में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। कई कम्युनिटीज़ का आइडियोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट नोमैड्स की वजह से ही हुआ। सब्सिक्वेंट पीरियड्स में हम ये पढ़ेंगे कि नोमैड्स के अटैक की वजह से एग्रीकल्चरिस्ट्स का एक स्टैग्नेंट स्ट्रक्चर जो था उस पर उन्होंने रीवर्क किया। कई एग्जाम्पल हैं जैसे कि आर्यंस इन इंडिया एंड पर्शिया, हितीटीज इन टर्की, हिक्सोस इन इजिप्ट, मिनोअन्स एंड ग्रीक्स इन ग्रीस। ये कई वेल नोन पैस्टोरल नोमैडिक एग्जाम्पल्स हैं, और ये वो कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने आगे जाकर ग्रेट सिविलाइजेशंस को बर्थ दिया। ये नोमैडिक ग्रुप्स की एक बहुत ही ग्रेट एबिलिटी ही थी जिसकी वजह से उन्होंने नई चीज़ों को लर्न और अडेप्ट करना सीखा, नई टेक्नोलॉजीज़ अडेप्ट करनी सीखी, और उन्होंने इंश्योर किया कि उनका सर्वाइवल और उनकी मिलिट्री सुपीरियॉरिटी बनी रहे आफ्टर द डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स। नो वंडर चंगेज़ खान, जो कि नोमैडिक ट्राइब का ग्रेटेस्ट लीडर रहा है, उसने एक ऐसा एम्पायर एस्टैब्लिश किया विच वाज सो ह्यूमंगस कि वो जूलियस सीजर के और अलेक्जेंडर के एम्पायर से भी बड़ा था। सो देयर इज़ सो मच टू लर्न फ्रॉम नोमैड्स। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू।